अदानी ग्रुप के स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है और साथ ही इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स का भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। सो ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट्स में हो क्या रहा है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स इतना ज़्यादा वोलाटाइल क्यों है, ये क्यों गिर रहा है और क्या इस गिरावट के लिए सिर्फ इंडियन फैक्टर्स ही जिम्मेदार हैं या फिर कुछ फॉरेन फैक्टर्स के कारण भी ये मार्केट्स गिर रहे हैं। क्या आपको पता है कि फिलहाल यूएस के स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन क्या है या फिर चाइनीज मार्केट या फिर यूरोपियन मार्केट्स का वैल्यूएशन क्या है। तो अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन देखें तो वो अबाउट 17 to 18 के आसपास है, दैट इज उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और अगर आप चाइनीज मार्केट्स या फिर हांगकांग के मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो अबाउट 10 to 11 है। और यूरोपियन कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन अबाउट 12, 13 या 14 के आसपास चल रहा है। और अगर आप एशिया के दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो भी अबाउट 12, 13, 14 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट दैट इज निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो वो फिलहाल 21 के आसपास है। तो यहाँ पे एक क्वाइट क्लियर है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन या तो ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो जब भी वैल्यूएशन इतना ज़्यादा होता है तो ऑफकोर्स मार्केट्स को करेक्शंस का बहाना चाहिए होता है। इंडियन इकोनॉमी का अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो हमारा परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अदर मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड काफ़ी अच्छा है। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट भी दूसरे बड़ी इकोनॉमीज से ज़्यादा आ रहा है, साथ ही इन्फ्लेशन भी हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर लिया है। और यही एक रीज़न भी है जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन फिलहाल ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो दूसरे इकोनॉमीज़ हैं जिनका वैल्यूएशन काफ़ी कम है, अगर एफआईआईज़ को लगता है कि उन इकोनॉमीज़ से नियर फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं तो बिल्कुल पैसा वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। इंडियन इकोनॉमी का या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट्स का जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा है जिसके कारण एटलीस्ट नियर फ्यूचर में हम बहुत ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ दूसरे इकोनॉमीज़ हैं, ऑल्दो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर इन्फ्लेशन के फिगर्स शायद हमारे जैसे अट्रैक्टिव नहीं हो, लेकिन उनका वैल्यूएशन काफ़ी कम है, इसीलिए वहाँ से जो एफआईआईज़ हैं वो अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर आप चाइनीज़ इकोनॉमी को देखें फॉर एग्जांपल तो वहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी कम है। वहाँ जो कोविड का प्रॉब्लम है मोस्टली 1-2 महीने और रहेगा और उसके बाद वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जिसके कारण उनका जो ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट है वो बढ़ने लगेगा। दैट्स वाई चाइना अमंग मेजर इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ की इस साल उनका जीडीपी ग्रोथ रेट लास्ट ईयर से ऊपर जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो ज़्यादातर एफआईआईज़ हैं उनका काफ़ी बड़ा एलोकेशन चाइनीज़ मार्केट्स में हो रहा है या फिर हांगकांग के मार्केट में हो रहा है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स जो इंडियन मार्केट से वो पैसा निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि बैंकिंग स्टॉक्स का दैट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है अगर आप निफ्टी 50 या फिर बीएससी में देखें। इसीलिए जो ओवरऑल स्टॉक इंडाइसेस हैं उनमें प्रेशर भी है और साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स पे भी काफ़ी प्रेशर है। सो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर सबसे बड़ा है निफ्टी 50 या फिर बीएससी 30 के इंडाइसेस में, और साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी रिसेंट टाइम्स में अच्छा रहा है। इसीलिए एफआईआईज़ जब भी अपना पैसा निकालना चाहेंगे इंडियन मार्केट से तो ऑफकोर्स वो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स को ही सबसे ज़्यादा बेचेंगे और उस पैसे को वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे ताकि नियर फ्यूचर में वो अच्छे रिटर्न जनरेट कर सके। लेकिन ये हमारे लिए कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म हिकअप्स है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स हमारा फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और ये सेम एफआईआईज़ जो अभी निकल रहे हैं वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में फिर से वापस आएंगे जब हमारे वैल्यूएशंस थोड़े और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और अगर आप इंडियन फैक्टर्स को देखें तो ऑफकोर्स इंडिया में अभी जो सबसे बड़ा फैक्टर चल रहा है जिसके कारण स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा वोलाटाइल है या फिर गिर रहा है वो है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में हमें काफ़ी पहले से पता है कि यहाँ पे जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही उनका वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा है। तो उन स्टॉक्स को भी एक बहाना चाहिए था करेक्शन करने का और वो बहाना मिला उन्हें हिंडनबर्ग के रिसर्च के रिपोर्ट के कारण। तो वहाँ पे इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो अदानी ग्रुप है उनका जो स्टॉक मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे और साथ ही वहाँ पे अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहा है। और उन्होंने बताया था कि जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी
ज्यादा है अडानी स्टॉक्स के। हिंडनबर्ग यूएस की एक रिसर्च कंपनी है जो कि वैसे कंपनीज को एक्सपोज करती है जहां उन्हें लगता है कि स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है या फिर किसी तरह का अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहा है, ताकि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके। तो यहाँ पे हिंडनबर्ग काम कैसे करता है, तो जब भी लगता है कि किसी कंपनी में किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है तो उस कंपनी पे वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं, और जब रिपोर्ट रेडी हो जाता है तो फिर वो उस कंपनी के स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स को सॉर्ट कर देते हैं और उसके बाद उस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। तो अगर उस नेगेटिव रिपोर्ट के कारण उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स के प्राइसेस में गिरावट आता है तो उसके कारण इस कंपनी को प्रॉफिट होता है। अदानी ग्रुप के केस में हिंडनबर्ग ने इनके स्टॉक्स को सॉर्ट नहीं किया है, बल्कि यूएस में ट्रेडेड बॉन्ड्स को उन्होंने सॉर्ट किया है, और साथ ही इन्होंने कुछ एक्सपोजर लिया है नॉन इंडिया ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में। हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट के कारण अदानी स्टॉक्स में या फिर यूएस ट्रेडेड उनके बॉन्ड्स में भी गिरावट आया है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हिंडनबर्ग ने तो अपना प्रॉफिट बना लिया है, लेकिन अगर आप अदानी स्टॉक्स को देखें तो उनका बुरा समय सीम्स अभी स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि एक तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण उनका स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से गिर रहे थे। उसके बाद अगर आप बजट डे को देखें तो बजट हमारा काफ़ी अच्छा था, जिसके कारण स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था, लेकिन डे एंड होते होते हमारा स्टॉक मार्केट का जो भी गेन था वो सारा गेन चला गया। उसका कारण था एक ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट स्विस ग्रुप ने अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स को एज अ कोलेट्रल फॉर मार्जिन लोन लेने से मना कर दिया है। और नाउ फिलहाल एक और रिपोर्ट आया है कि सिटी बैंक के वेल्थ ग्रुप ने भी अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स या फिर उनके स्टॉक्स को एज अ कोलेट्रल फॉर मार्जिन लोन लेने से मना कर दिया है। तो इसके कारण भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और उनके ज़्यादातर स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये जस्ट स्टार्ट है, कमिंग फ्यूचर में काफ़ी सारी कंपनी सामने आएंगी जो कि इन स्टॉक्स को या फिर इनके बॉन्ड्स को एज अ कोलेट्रल लेने से शायद मना कर दें। उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर आप किसी कंपनी के पास जाते हैं, आप उन्हें किसी कंपनी का शेयर देते हैं, आप किसी बैंक के पास जाते हैं, उन्हें किसी कंपनी का शेयर देते हैं, लाइक 100 रुपीज़ का आपने शेयर दिया, उसके बदले आपको लोन चाहिए होता है, तो 100 रुपीज़ के स्टॉक के बेसिस पे वो आपको सपोज 60 रुपीज़ का लोन लेते हैं। तो यहाँ पे अगर उस स्टॉक का प्राइस काफ़ी तेज़ी से गिरता है तो 100 रुपीज़ का स्टॉक सपोज 70, 60 या फिर 50 रुपीज़ हो जाता है, तो यहाँ पे जो लोन दिया है उस बैंक ने वो लोन खतरे में आ जाता है। दैट्स वाई कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स को एज अ कोलेट्रल एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा जिसका प्राइसेस काफ़ी तेजी से गिर रहा है। साथ ही शायद आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि अदानी ग्रुप का जो एफपीओ था 20,000 करोड़ का, जो कि समहाउ सब्सक्राइब हो गया था, उसे भी उन्होंने अपने एंड से कैंसिल कर दिया है, और जो भी पैसा उन्होंने कलेक्ट किया था वो इन्वेस्टर्स को वापस कर रहे हैं। नाउ सुनने में ये भी आ रहा है कि अदानी ग्रुप में जो एलिगेशंस लग रहे हैं उसकी जांच सेबी भी कर रहा है, और साथ ही आरबीआई ने भी डिफरेंट बैंक से जिनका एक्सपोजर है अदानी ग्रुप में उनसे भी रिपोर्ट मांगा है, ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि कहाँ पे एक्सपोजर है और कितना एक्सपोजर है। अदानी ग्रुप की कंपनीज में अगर आप इंडियन बैंक्स का एक्सपोजर देखें तो प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स का एक्सपोजर अबाउट 8% के आसपास है, और पीएसयू बैंक्स का एक्सपोजर अबाउट 25 to 26% के आसपास है। और लास्ट फ्यू डेज में पीएसयू कंपनीज के स्टॉक्स में जो गिरावट आ रहा है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है उनका एक्सपोजर अदानी ग्रुप की कंपनीज में। और नाउ रिसेंटली बजट के बाद इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। उसका दो मेन रीजन है। फर्स्ट ऑफ कोर्स है कि बजट में इस बार हमने देखा है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। लाइक जो आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम पे करते हैं उसे आप 80C के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम में आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ओवरऑल जो इंश्योरेंस का सेल होगा, क्योंकि हमें पता है कि इंश्योरेंस का सेल कई बार होता है कि आपको जो टैक्स बचेगा उसके कारण हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर वो टैक्स नहीं बचेगा तो उसके कारण ऑफ कोर्स उनका जो ओवरऑल सेल्स है उस पर फर्क पड़ेगा। और दूसरा रीजन है कि अगर किसी इन्वेस्टर का एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है तो उसके बाद जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल होगा, वो टैक्स फ्री नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ
ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में ये यूलिप्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।